आजकल काफ़ी ज़्यादा रेशो हो गई है ऑटिज़म की देखने में। इसकी कोई भी वजह अभी तक नहीं पता कि ये जेनेटिक्स की वजह से है, ये न्यूरो की वजह से है, या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से है। छोटा बच्चा होता है, माँ उसको बुलाती है, उसको गिगल करती है और वो बच्चा माँ को रिस्पॉन्ड करता है, तो वो अपनी माँ की मौजूदगी का उसको एहसास होता है, या कोई और उसको उठाता है गोद में या प्यार करता है, तो वो आपको एक रेसिप्रोकल स्माइल भी देता है आगे से। छोटे बच्चे यूजुअली इसी तरह से हमारे साथ प्ले करते हैं, लेकिन इन बच्चों में ये चीज़ें लैक करती हैं। अगर बच्चा वो अपनी भूख या अपनी ज़रूरत के लिए रोता नहीं है, सिग्नल नहीं देता है, तो ये बच्चा तो शुरू से ही डिप्राइव रहता है। तो इसके लिए आप एज एन एक्सपर्ट किस तरह से पेरेंट्स को वो अवेयरनेस देती है? इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमें पैदाइशी तौर पे पता चले बच्चे का, क्योंकि जो न्यूरो डेवलपमेंटल की डिसऑर्डर्स की हम बात करते हैं वो बाय बर्थ होते हैं। अपनी तरफ से तो माँ उसको केयर कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन अगर उस बच्चे के कुछ इस तरह के डिलेज आहिस्ता आहिस्ता नज़र आ रहे हैं तो उसके अंदर बाय बर्थ हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि जब आपको सिम्टम्स नज़र आने लग जाते हैं तब हम उनकी थेरेपीज़ जिस तरह से कहते हैं, या हम उनकी कोई प्ले बेस इस तरह की कोई ना कोई मदर्स को बताते हैं कि इनको अपने साथ इंटरेक्ट कैसे करवाना है, अपने साथ अपने ज्वाइन इन किस तरह से कराना है। जो आम हमारे टीचर्स होते, स्कूल होते हैं, वो ऐसे बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करते, वो उनको डिसरप्टर समझते हैं। वो कहते पूरी क्लास को ये मतलब मुतासिर करता है, शोर करता है, ये बैठता नहीं है, ये फोकस नहीं करता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें उनसे एसोसिएट करते हैं कि ये ऐसे बच्चे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम दोनों का, मेरा भी और मेरी टीचर का, जो सेंटर पॉइंट होना चाहिए वो मेरा बच्चा होना चाहिए। अगर मैं एक काम स्कूल में कर रही हूँ और पेरेंट घर पे नहीं कर रहा तो भी उसका फ़ायदा नहीं है। अच्छा। क्योंकि इन बच्चों की, देखिए, ऑटिज़म का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, ऑटिज़म की ट्रेनिंग होती है। अच्छा। वो चाहे आप उनकी एजुकेशनल ट्रेनिंग करें, वो चाहे आप उनकी लाइफ स्किल्स के ऊपर काम करें, या जिस तरह से भी करें। अब ये बच्चे तो वो हैं कि इनिशली तो इनको आपने अपना मुंह धोना, खाना खाना, अपना काम करना, पेंसिल पकड़ना, हर चीज़ आपने सिखानी है और बार बार सिखानी है। ये इस तरह से नहीं है कि आपने एक दफ़ा कर दिया और यू विल एक्सपेक्ट कि बच्चा इंडिपेंडेंटली सब कुछ कर रहा है। प्राइवेट स्कूलों में यही होता है कि हमने फिर इनके माँ बाप को भी जवाब देना है, तो इसलिए हम क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है उसको हमने ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजिंग और कंड्यूसिव रखना है, तो ऐसे बच्चों को हम एक्सक्लूड करेंगे। जब हम ऑटिज़म के बच्चे की बात करते हैं तो हम एक बच्चे की बात कर रहे हैं और एक फैमिली की बात कर रहे हैं जी। वो सिर्फ एक बच्चा है। उसकी वजह से आप अपनी क्लासरूम के एनवायरनमेंट को किस तरह से लेके चल रहे हैं, उसका आईईपी कैसे बन रहा है, उस बच्चे पे फोकस करने की बहुत ज़रूरत है। माँ बाप की यही कोशिश होती है कि अगर मैं अपने बाकी बच्चों को वन ऑफ द बेस्ट स्कूल में पढ़ा रहा हूँ तो मेरा ये बच्चा भी इसी तरह से आगे जाना चाहिए, क्योंकि माँ बाप के लिए हर बच्चा सेम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने ईसीडी के पॉडकास्ट सीरीज़ में मिस सादिया आतिफ़ को वेलकम करते हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि आपने हमें टाइम दिया। बहुत अरसे से मैं कोशिश कर रही थी कि आप आएँ और हम आपसे सीखें, क्योंकि जो इंस्पिरेशनल काम आप कर रही है, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूवर्स को बताएं। मिस सादिया आतिफ़ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है, और आप का जो प्रैक्टिस है आप लाहौर में कर रही हैं, आप बहुत कुछ कर रही हैं। आपके इदारे का नाम स्टेप अहेड इंक्लूसिव है। और आज के प्रोग्राम में हम जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, उस पे बात करेंगे। इससे पहले काफ़ी हमने प्रोग्राम्स में इंक्लूसिव अप्रोचेस इन अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट और जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स है उन पे काफ़ी तफसील से बात की है, और आगे भी इंशाल्लाह करेंगे। तो आज हम स्पेसिफ़िकली जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं या जो ऑटिज़म है, ये जो डिसऑर्डर है, इसके बारे में बात करेंगे। टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन कराएं, अपने काम के बारे में हमें बताएं, और फिर वहाँ से हम बात आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम खतीजा जी, आपके इनवाइट करने का बहुत शुक्रिया। और मेरा नाम सादिया आतिफ़ है, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं रजिस्टर्ड बिहेवियर टेक्नीशियन हूँ, और मैं डायरेक्टर हूँ स्टेप अहेड में। इंक्लूजन पे हम काम कर रहे हैं। और इसके अलावा जैसे आपने ज़िक्र किया अभी ऑटिज़म का, ऑटिज़म के अंदर अवेयरनेस पे बहुत ज़्यादा हमने काम किया है। बेसिकली इंक्लूजन पे हमारा ज़्यादा फोकस है कि हम अपने इन बच्चों को इंक्लूड कर सकें, इनको सोसाइटी का इंटीग्रल पार्ट बना सकें, और ये हैं भी। तो इसी के ऊपर हमारा सारा काम है। और मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आपने इंक्लूजन के टॉपिक को चूज़ किया है, पर्टिकुलरली इन बच्चों के लिए।
ताकि हम लोगों को इस बात की अवेयरनेस दे सकें। ज़्यादातर स्कूल्स को, स्कूल के हेड्स को जो लीड कर रहे हैं अपने एक सिस्टम को, कि हम इन बच्चों को किस तरह से बाकी बच्चों के साथ मिंगल अप कर सकते हैं और इनके लिए आसानी पैदा कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। आपसे मेरी गुजारिश होगी कि आप काइंडली हमें बताएं ऑटिज़म होता क्या है और इसकी अलामतें क्या है, किस तरह हमें पता चलेगा कि एक बच्चा ऑटिस्टिक है, उसमें क्या साइंस होते हैं जो एक पेरेंट को, एक केयर गिवर को, एक टीचर को पता होना चाहिए कि ये बच्चा ऑटिस्टिक है। और फिर ऑटिज़म की कितनी किस्में हैं और उन किस्मों का ट्रीटमेंट, ज़ाहिर है इसका कोई ना कोई ट्रीटमेंट होगा ना। इस तरह के जो बच्चे हैं माशाल्लाह जो आप काम कर रही हैं उसमें आप ये सारे टेक्निक स्ट्रेटजीज़ इस्तेमाल करके ऐसे बच्चों को आप सपोर्ट कर रही हैं और सक्सेस स्टोरी है और आपके पास एक प्रूवन मॉडल है जो आप गवर्नमेंट को, पॉलिसी मेकर्स को आप ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेट कर चुकी हैं कि किस तरह से इस तरह के स्टेप्स लेके हम ये जो आपने ख़ुद कहा कि जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं इनको हम मेन स्ट्रीम सिस्टम का हिस्सा बना सकते हैं। और मेन स्ट्रीम सिस्टम का हिस्सा बनाने के लिए ज़ाहिर है बहुत ही ग्रेजुअल स्टेप्स लेके हम इन बच्चों को इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक तो जो उनका डेवलपमेंट एंड लर्निंग वाला मामला है उसका हम ख्याल रखें और फिर ग्रेजुअली हम सोसाइटी में उनको इंटीग्रेट करें। तो आप हमें बताएं कि ये ऑटिज़म है क्या और इसकी अलामतें और ये कब से ज़ाहिर होना शुरू होती है अलामतें? जब हम ऑटिज़म की बात करते हैं, जो कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी हम इसको कहते हैं जी, तो बेसिकली दिस इज़ अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। अब जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होते हैं इसमें ऑटिज़म भी है, इसमें ADHD भी है, इसमें काफ़ी सारे और डिसऑर्डर्स भी आपके आ जाते हैं। तो जब हम पर्टिकुलरली ऑटिज़म की बात करते हैं, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा रेशो हो गई है ऑटिज़म की देखने में, अगर हम इसकी रीज़न में जाते हैं तो रीज़न तो ये है कि दैट इज़ स्टिल अननोन। इसकी अच्छा। कोई भी वजह अभी तक नहीं पता कि ये जेनेटिक्स की वजह से है, ये न्यूरो की वजह से है या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से है। तो देयर इज़ नो नोन कॉज फॉर ऑटिज़म। अच्छा। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो इसके अंदर इम्पेयरमेंट पाई जाती है कम्युनिकेशन में, सोशल इंटरेक्शन में और बिहेवियर में। जी। अब वो जो कम्युनिकेशन होती है वो वर्बल भी है, नॉन वर्बल भी है, कि बच्चा बता के भी नहीं आपको कोई अपनी नीड्स को एक्सप्रेस कर सकता और वो वैसे भी नॉन वर्बली भी उसको नहीं आपको कम्युनिकेट कर पाता। और उसका जब आप नाम लेके पुकारते हैं तो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता वो रिस्पॉन्ड भी नहीं करता, आई कांटेक्ट उस Eye तरह से contact नहीं नहीं देता करता है। उसके रेपिटेटिव इंटरेस्ट होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंटेंसिव भी होते हैं और हाईली फोकस भी होते हैं। ओके। तो एक एक्टिविटी के अंदर अगर उसका इंटरेस्ट है या किसी पर्टिकुलर किसी चीज़ में है तो बार बार उसी चीज़ के अंदर इंटरेस्ट शो करता है। अच्छा। अब ये इंटरेस्ट भी रेपिटेटिव होते हैं और बिहेवियर भी रेपिटेटिव होते हैं। अच्छा। कि अगर कोई स्टिमिंग है या फ्लैपिंग है या किसी भी तरह की बच्चा एक बिहेवियर कर रहा है तो वो उसको बार बार कर रहा है, तो ये चीज़ उसके अंदर पाई जाती है। इसके अलावा सोशल इंटरेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो उस तरह से इंटरेक्ट नहीं करता। छोटा बच्चा होता है, माँ उसको बुलाती है, उसको गिगल करती है और वो बच्चा माँ को रिस्पॉन्ड करता है, तो वो अपनी माँ की मौजूदगी का उसको एहसास होता है या कोई और उसको उठाता है गोद में या प्यार करता है तो वो आपको एक रेसिप्रोकल स्माइल भी देता है आगे से। छोटे बच्चे यूजुअली इसी तरह से हमारे साथ प्ले करते हैं, लेकिन इन बच्चों में ये चीज़ें लैक करती हैं। अच्छा। अब ये वो बच्चे हैं कि जो अर्ली साइंस आप रेड फ्लैग्स जिसको कहते हैं और बच्चों के अंदर ये नज़र आना शुरू हो जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। तो इस तरह से आपको पता चलता है। जैसे जैसे ये बच्चे बड़े होते जाते हैं, जब साइंस का ज़्यादा इनका ऑनसेट होता है, ज़्यादा क्लियर होना शुरू हो जाते हैं, तो उसके अंदर इमेजिनेटिव प्ले नहीं होता जिसको हम प्रिटेंड प्ले भी कहते हैं, या वही इंटरेक्शन के अंदर आपको लैक नज़र आता है, कम्युनिकेशन में लैक नज़र आता है। छोटे बच्चे को अगर भूख लगती है तो वो आपको पता है कि पैदाइशी तौर पे बच्चा रोता है दूध के लिए। बिल्कुल। थोड़ा सा बड़ा होता है तो फिर अपने दूध को देखता है, या अगर मदर फीड कर रही है तो वो माँ की मखसूस एक अंदाज में माँ को देखता है और माँ समझ जाती है कि इसको दूध पीना है। नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन। थोड़ा बड़ा होता है तो फिर उसके ये जेस्चर होते हैं। थोड़ा और बच्चा बड़ा होता है तो फीडर की तरफ इशारा करता है या लपकता है या पॉइंट करता है या कुछ भी करता है, और इसके बाद फिर वो वर्ड जैसा दुद्धू का या कुछ भी हम माँ इंट्रोड्यूस करवाती है तो वो कहना शुरू करता है।
बिल्कुल। तो ये माइलस्टोन्स हैं जो बच्चा अपने अचीव करता है। बिल्कुल। इन बच्चों के जब हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं, यानी कम्युनिकेशन को, आपके साथ इंटरेक्शन को और तरह के बिहेवियर्स को, तो ये बच्चे बाकी बच्चों की निस्बत उनमें पीछे होते हैं। और जैसे आपने एज का पूछा, तो 24 माह तक, 2 साल तक ये सिम्टम्स आप लोगों को नज़र आना शुरू हो जाते हैं। अब तो ज़रा जल्दी ही नज़र आ जाते हैं क्योंकि अवेयरनेस क्योंकि ज़्यादा हो चुकी है और पेरेंट्स को हम अवेयर रिकग्नाइज करने लगे। बिल्कुल, यही मेरा अगला क्वेश्चन था कि अब ये इतनी डेलिकेट चीज़ें हैं, आपने एज अप्रोप्रिएट माइलस्टोन्स की बात की जिसमें बच्चे के मूवमेंट्स है, बच्चे की लैंग्वेज है और बच्चे के सिग्नल्स है, वो सिग्नल्स देता है। जो रिस्पॉन्सिव केयर गिविंग है, जब तक आप बच्चे के सिग्नल को फॉलो नहीं करेंगे, उसके क्यूज़ को फॉलो नहीं करेंगे, आप उस तरह से केयर नहीं दे सकते हैं। अब इन बच्चों में ये सारा डिले होता है, ये नहीं कर सकते हैं, या करते भी हैं तो बहुत इसकी रफ्तार स्लो होती होगी, बहुत देर से वो इस तरह के रिस्पॉन्सेस देते होंगे। तो ये बच्चे तो पैदाइश के फ़ौरन बाद ही निगलेक्ट होते हैं। अगर बच्चा वो अपनी भूख या अपनी ज़रूरत के लिए रोता नहीं है, सिग्नल नहीं देता है, तो ये बच्चा तो शुरू से ही डिप्राइव रहता है। तो इसके लिए आप एज एन एक्सपर्ट क्या करती है, किस तरह से पेरेंट्स को वो अवेयरनेस देती है कि शुरू से इन सिग्नल्स को आप पिक करें और उसको जो सपोर्ट देना चाहिए, जो रिस्पॉन्सिव केयर देना चाहिए, वो शुरू से ही उसको मिले? देखिए, इसके अंदर दिस इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन ब्रेन एंड माइंड। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमें पैदाइशी तौर पे पता चले बच्चे का, क्योंकि जो न्यूरो डेवलपमेंटल की डिसऑर्डर्स की हम बात करते हैं वो बाय बर्थ होते हैं। ठीक है, बच्चा जब से माँ की वॉम में होता है तब से लेकर उसकी पैदाइश से लेकर 24 माह तक कभी भी आपको ये सिम्टम्स नज़र आते हैं। तो आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है माइलस्टोन्स को देखते हुए कि बच्चे का क्या रिस्पॉन्स है। अपनी तरफ से तो माँ उसको केयर कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन अगर उस बच्चे के कुछ इस तरह के डिलेज आहिस्ता आहिस्ता नज़र आ रहे हैं तो उसके अंदर बाय बर्थ हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि जब आपको सिम्टम्स नज़र आने लग जाते हैं तब हम उनकी थेरेपीज़ जिस तरह से कहते हैं, या हम उनकी कोई प्ले बेस इस तरह की कोई ना कोई मदर्स को बताते हैं कि इनको अपने साथ इंटरेक्ट कैसे करवाना है, अपने साथ अपने ज्वाइन इन किस तरह से कराना है। जैसे मैंने कहा कि दिस इज न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, इसका सारा ताल्लुक आपके नर्वस सिस्टम से है जी। सारा का सारा आपकी जो ब्रेन है उसके साथ इसका ताल्लुक है। इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमने खुद से कुछ कर दिया। अच्छा, इसके अंदर निगलेक्ट का जो पार्ट है वो तो फिर चला जाता है कि अगर बच्चे को हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जिसके अंदर आजकल स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। अगर हमने छोटे होते ही बच्चों को स्क्रीन दे दिया है, जिस तरह पहले हम बात करें तो क्लासिकल ऑटिज्म होता था कि वो आपके जीन्स से रिलेटेड है और सब कुछ, और पीछे से पेरेंट्स से आया है या किस तरह से बच्चे को हो गया है। लेकिन आजकल अगर आप देखें तो स्क्रीन बहुत ज़्यादा है। अच्छा। तो स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चों के अंदर जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो भी मोर और लेस दे आर लाइक ऑटिज्म, जो जिस तरह के फीचर्स वो देना शुरू हो जाते हैं। तो हम वहाँ पर उनको कहते हैं कि स्क्रीन को अवॉइड करें, इनके साथ ज़रा प्ले ज़्यादा करें, खुद ज्वाइन इन करें, फिजिकल एक्टिविटीज बिल्कुल उसमें उनको इंगेज करें। आपने देखा होगा कि आजकल अगर बच्चों की स्पीच भी आ रही है तो दैट इज़ वेरी डिफरेंट। वो राइम्स को उसी तरह से कर रहे हैं जिस तरह से वो देख रहे हैं, बिकॉज दैट इज़ अ वन वे कम्युनिकेशन। बहुत इंटरेस्टिंग, कल हमने इस पे तफसील से प्रोग्राम किया है। दैट्स वेरी नाइस जी। आपकी यही तो वो कम्युनिटी के अंदर भी एक सर्विस है कि जो आप दे रहे हैं बस हम और अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं, मैं उसी तरफ आ रही हूँ। जो आप जैसे लोग हैं, जो आपने एक मॉडल डेवलप किया है, उसके बारे में आपने कैसे इनिशिएटिव लिया, कैसे सोचा कि आपको इस पे काम करना है? कौन सी वो चीज़ थी जिसने आपको पुश किया, मोटिवेट किया कि मुझे इन बच्चों के लिए काम करना चाहिए? मोटिवेशन तो हमेशा से मेरे अपने भाई हैं, वो रह चुके हैं क्योंकि हमने उनके साथ एक ज़िंदगी गुजारी है। सो आई कैन फील द प्रेशर सिबलिंग कैन फील। तो मुझे ये होता है कि जो बचपन मैंने उनके साथ गुजारा है, जो चीज़ें हमने उनके साथ सीखी हैं, तो वो मेरी मोटिवेशन हमेशा से रही है। क्योंकि अब वो ऑलमोस्ट 27 ईयर्स के होने वाले हैं। तो वो जो मैंने अपनी मदर की स्ट्रगल देखी है, बीइंग अ सिबलिंग, हमने डे टू डे उनके साथ एफर्ट की है, वो मेरी मोटिवेशन थी। तो मेरा ये जो मॉडल है ये भी इसी चीज़ पे बेस करता है। क्योंकि जब मैंने ऑटिज़म पे काम किया बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, तो मुझे ये महसूस हुआ कि ऑटिज़म का बच्चा कभी भी ऑटिज़म के बच्चे से तो नहीं सीख सकता। अच्छा। अगर हम ग्रुप बनाते हैं, क्योंकि ये बच्चे जो हैं इनको हमारी सोशल स्किल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है।
तो अगर हम इनका कोई ग्रुप भी बनाते हैं तो हमें इनके पीयर को इस तरह से चूज़ करना है, पीयर टू पीयर लर्निंग के अंदर जी। इनके पीयर्स इस तरह के हों जो इनको सिखा सकें, ओके। ये बच्चे उनको देखें और फिर ये इमिटेट करें। ओके। तो क्योंकि अच्छा। जी, क्योंकि मैं जिस तरह से हम अपने भाई के साथ रहते थे तो हमें पता है कि बहुत सी जगहों पे आपको इनवाइट नहीं किया जाता, आपको बुलाया नहीं जाता कि ये आएगा तो साथ ये बच्चा ज़रूर आएगा। जी। तो उसके अलावा आप बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप लूज़ कर देते हैं, हाँ, लेकिन आप उसको छोड़ देते हैं, बिल्कुल। ये देखते हुए कि आप नहीं अवेल कर सकते, आपने कुछ भी करना है, आपके पेरेंट्स एक प्रेशर में होते हैं। जब इस तरह का बच्चा घर में होता है तो ना चाहते हुए भी पेरेंट्स आपको पूरा टाइम नहीं दे सकते। ओके। आपका जो सेंटर ऑफ अटेंशन रहता है वो हमेशा वो बच्चा रहता है। जी। तो मैंने जो अपनी एक ये जर्नी शुरू की, ये मैंने अपने भाई की वजह से शुरू की। ओके। और फिर ये जो मॉडल मैंने दिया ये मैंने सिबलिंग के बिहाफ पे दिया। ओके। कि मैंने इनिशली स्टार्ट किया मॉन्टेसरी से, फिर मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता लेके गई एक प्री स्कूल के अंदर, और फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों को प्राइमरी तक मिंगल अप करते हैं और उनको आहिस्ता आहिस्ता जो बच्चे हमारे मेन स्ट्रीम हो चुके हैं उन बच्चों को हम दूसरे बच्चों के साथ आम बच्चों की तरह एजुकेशन देते हैं। आप ऑलरेडी काफ़ी सारे बच्चों को मेन स्ट्रीम स्कूलों में भिजवा चुकी हैं? जी बिल्कुल, हमारे पास पाकिस्तान के डिफरेंट प्रोविंसेस से, बल्कि पाकिस्तान से बाहर से बहुत से पेरेंट हैं जो मूव होते हैं, और माशाल्लाह वो इतना ट्रस्ट करते हैं कि हमारी तो वेटिंग लिस्ट ही बहुत लंबी होती है। लेकिन जब आपने क्वालिटी एजुकेशन देनी होती है तो सिर्फ आपका फोकस सारा का सारा क्वालिटी पे होता है, ओके, रादर देन क्वांटिटी। और जिन बच्चों को आपने मेन स्ट्रीम स्कूलों में भेजा है उनको आप ट्रैक करती हैं कि वो उनका प्रोग्रेस वहाँ क्या है, वो वहाँ इंटीग्रेट हो रहे नहीं हो रहे, और फिर उस सिस्टम को जहाँ आप उनको मेन स्ट्रीम करती है उसमें आपका क्या सपोर्ट है? क्योंकि जो आम हमारे टीचर्स होते, स्कूल होते हैं, वो ऐसे बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करते, वो उनको डिसरप्टर समझते हैं। वो कहते पूरी क्लास को ये मतलब मुतासिर करता है, शोर करता है, ये बैठता नहीं है, ये फोकस नहीं करता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें उनसे एसोसिएट करते हैं कि ये ऐसे बच्चे हैं तो ये दूसरे बच्चों को ख़राब करते हैं। मैंने तो ये सुना है। तो आप किस तरह से उनको मेन स्ट्रीम में ले जाती हैं? देखिए, मेन स्ट्रीम में लेके जाने का भी एक प्रॉपर आपका सिस्टम होता है। मैं पेरेंट्स से हमेशा ये बात करती हूँ कि आप कभी भी ये ना समझें कि अगर मेन स्ट्रीम हो गया है तो उसको थेरेपी की ज़रूरत नहीं है। थेरेपी इज़ जस्ट काइंड ऑफ के यू कैन से, क्योंकि ऑटिज़म दैट इज़ अ लाइफ लॉन्ग कंडीशन, तो थेरेपी आप कभी भी स्टॉप नहीं कर सकते। थेरेपी इज़ जस्ट लाइक कि आप थोड़ा 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 उस बच्चे को पैरेलल में एक एड प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि वो सपोर्ट उनको चाहिए होती है। और उस थेरेपी में क्या शामिल है, क्या चीज़ें हैं जिसको आप थेरेपी कहते हैं? एक तो प्ले बेस्ड जो बच्चे का इंगेजमेंट है वो ज़्यादा बढ़ाना है, उसके अलावा कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप समझती हैं कि इनके लिए एज ए थेरेपी काम करती है? देखिए, अगर थेरेपी की बात की जाती है तो दैट डिपेंड्स अपॉन द नीड एंड लेवल ऑफ द चाइल्ड, कि उस बच्चे को स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है, उस बच्चे को बिहेवियर थेरेपी की ज़रूरत है, उसको ऑक्यूपेशन थेरेपी की ज़रूरत है, व्हाट सॉर्ट ऑफ थेरेपी यू आर प्रोवाइडिंग दैम। और जैसे आपने ये कहा कि आप ट्रैक करते हैं, बिल्कुल पेरेंट्स हमारे साथ कॉन्टेक्ट में होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि जो सिस्टम है आम हमारे नॉर्मल स्कूल सो कॉल्ड, जो कि आप ये कहते हैं कि बड़े बड़े हमारे सिस्टम्स भी बन गए हैं, इंक्लूसिव स्कूल्स, कुछ तो क्लेम भी करते हैं कि हम इंक्लूसिव स्कूल्स हैं। अल्लाह करे जी इंक्लूसिव स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा बने ताकि इन बच्चों के लिए आसानी। ऑफ कोर्स हम पूरे पाकिस्तान के या पूरे लाहौर के बच्चे तो नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल। तो आई विश कि हमारे जो सिस्टम्स हैं वो इंक्लूसिव हों, लेकिन सिस्टम्स आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। दे आर नॉट रेडी एट ऑल टू ट्रेन देयर टीचर्स। अब मुझे जो सबसे ज़्यादा हिंड्रेंस ये आती है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ट्रेनिंग देने को तैयार हूँ कि आपने किस तरह से अपनी टीचर्स को ट्रेन करना है, क्योंकि टीचर इज़ द फर्स्ट रिसोर्स पर्सन, बिल्कुल, कि जो आपका जाके फीडबैक देती है टू द कोऑर्डिनेटर कि ये बच्चा क्लास में नहीं बैठ रहा, या ये डिस्ट्रैक्शन कर रहा है, या इसकी अटेंशन नहीं है। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हैं कि वो उस बच्चे के एडमिशन को ही विड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि आपका क्लाइंट होता है ना, बाकी सारे जो बच्चे हैं वो आपके क्लाइंट हैं। वो एक बच्चे की वजह से अपने कोई ये जो 25-30 बच्चे हैं वो वाले क्लाइंट तो वो ख़राब नहीं करेंगे। तो वो इस चीज़ को समझते हैं कि ये ज़्यादा बेहतर है कि हम एक बच्चे के एडमिशन को विड्रॉ कर दें। बट मेरी एक रिक्वेस्ट भी होती है हमेशा से कि आप अपनी टीचर्स को ट्रेन करें, बिल्कुल, उनको बिहेवियर मॉडिफिकेशन की और बिहेवियर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी, जो आप क्लाइंट की बात कर रही हैं सादिया जी, वो तो ज़ाहिर है प्राइवेट स्कूलों में यही होता है कि हमने फिर इनके माँ बाप को भी जवाब देना है, तो इसलिए हम क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है उसको हमने ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजिंग और कंड्यूसिव रखना है, तो ऐसे बच्चों को हम एक्सक्लूड करेंगे। वहाँ इंक्लूसिव के बजाय
इन बच्चों को एक्सक्लूड किया जाता है। लेकिन गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, हर बच्चा गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। तो आपके ख़्याल में जो गवर्नमेंट के स्कूल्स है, जो एजुकेशन सिस्टम है हमारे मुल्क में, क्या ये उस तरफ जा रहा है, इंक्लूसिव की तरफ जा रहा है? मुझे पता है पॉलिसी के अंदर दुनिया की चीज़ें लिखी हुई है इंक्लूसिव एजुकेशन, तो ये कितना डेमोन्स्ट्रेट हो रहा है हमारे स्कूलों में और होना चाहिए? क्योंकि आपने कहा कि 30 बच्चे हैं तो वो अपना क्लाइंटेल ख़राब नहीं कर रहे, लेकिन मुल्क का हर बच्चा गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ये आपने बहुत अच्छी बात की कि हर बच्चा गवर्नमेंट की और स्टेट की ज़िम्मेदारी है यहाँ पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो एजुकेशन और जिस लेवल की एजुकेशन हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। अब ये बच्चे देखें, ऑटिज़म का जो एक बच्चा है वो एक इंडिविजुअल है। इस बात को हमें खुद भी समझने की बहुत ज़रूरत है और सोसाइटी में अवेयरनेस देने की भी बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल। कि जब हम ऑटिज़म के बच्चे की बात करते हैं तो हम एक बच्चे की बात कर रहे हैं और एक फैमिली की बात कर रहे हैं जी। वो सिर्फ एक बच्चा है। उसकी वजह से आप अपनी क्लासरूम के एनवायरनमेंट को किस तरह से लेके चल रहे हैं, उसका आईईपी कैसे बन रहा है, उस बच्चे पे फोकस करने की बहुत ज़रूरत है। और जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो आई डोंट नो कि गवर्नमेंट के सिस्टम्स का अभी रिसेंट कोई पॉलिसी में चेंज हुई हो तो मुझे ये पता नहीं, क्योंकि मैं अगर अपने भाई की बात करूँ तो गवर्नमेंट से लेकर प्राइवेट सेटअप से लेकर हमने तो हर जगह देखी, लेकिन उसके लिए हमें कोई हेल्प नहीं मिली। अच्छे से अच्छे स्कूल्स भी देखे, माँ बाप की यही कोशिश होती है कि अगर मैं अपने बाकी बच्चों को वन ऑफ द बेस्ट स्कूल में पढ़ा रहा हूँ तो मेरा ये बच्चा भी इसी तरह से आगे जाना चाहिए, क्योंकि माँ बाप के लिए हर बच्चा सेम है। बिल्कुल। तो मेरी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर उन बच्चों की तरफ देखें कि इन बच्चों को क्या फैसिलिटीज़, इनकी फैमिलीज़ को क्या फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं, क्योंकि हमारे बच्चों को तो बेसिक नीड्स ही इन बच्चों की कैटर नहीं हो सकती। बिल्कुल। आप किसी मॉल में चले जाएं, आप किसी पार्क में चले जाएं, हमारे इन बच्चों के लिए अलग से कुछ भी नहीं है, इनकी फैसिलिटी के लिए कुछ नहीं है। हम इनके लिए आराम, इनकी फैमिली के लिए किसी किस्म का कोई कंफर्ट नहीं प्रोवाइड कर रहे। आप मैं अगर अपने भाई की एक एग्जांपल दूं यहाँ पे, तो बड़ा ही छोटा सा एक इंसिडेंट है कि हम उसका एक कार्ड बनना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने नादरा में जाना है, कोई कार्ड बनाना है, तो इन बच्चों के लिए तो अलग से कुछ भी नहीं है। अब उनका डिसेबिलिटी कार्ड बनना है तो दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कि एटलीस्ट आप डोर टू डोर इस तरह की कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करें कि उन बच्चों को जाके क्यू में ना लगना पड़े। बिल्कुल। वो बच्चे वेट नहीं कर सकते, उनमें वेटिंग स्किल्स नहीं होती, वो पहले ही सोशल एंजाइटी का बहुत ज़्यादा शिकार हैं। वो बच्चे लोगों को फेस नहीं कर सकते, उनकी फैमिली जैसे बच्चों को घरों से बाहर नहीं निकालती। वहाँ पंजाब में, पंजाब गवर्नमेंट में एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ आपका कोई इस तरह का इंटरेक्शन होता है? नहीं जी, मेरा किसी किस्म का इस तरह का कोई इंटरेक्शन नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि सोसाइटी में आप एक छोटा सा पार्ट प्ले करते हैं। आई एम वर्किंग प्राइवेटली, मुझे ये लगता है कि आप अपने मुल्क के लिए थोड़ा थोड़ा भी करते जाएं तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है। जैसे अभी तक अगर मैं बात करूं कि आई एम द ओनली वन जो कि पाकिस्तान में सिबलिंग्स के ऊपर काम कर रही हूं मैं। बिल्कुल। बल्कि ये मॉडल जब मैंने बाहर जाके डिस्कस किया अपनी ट्रेनिंग्स में और उनको मैंने बताया तो दैट वाज वेरी न्यू फॉर देम, क्योंकि आज से पहले सिबलिंग्स के साथ कभी भी किसी ने काम नहीं किया था। सो आई एम द वेरी फर्स्ट वन जिन्होंने किया है। तो मैं ये चाहती हूँ कि गवर्नमेंट इस तरफ अपनी जो अटेंशन है उसको लेके आए। आपको गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा ना, आप उनको इन्वाइट करें। और वैसे भी हमारी जो चीफ मिनिस्टर साहिबा है पंजाब में, वो तो बहुत इनिशिएटिव्स ले रही है और वो अप्रिशिएट करेगी आपने जो इतना अच्छा काम किया है। आप थोड़ा प्रोएक्टिवली उनको जाके अपनी चीज़ें बताएं। और फिर ये इतना अहम एरिया है जिस पे आप काम कर रही है। ये जो बच्चे हैं, मैंने जो एक निगलेक्टेड का वर्ड यूज़ किया, वो मैंने इसलिए यूज़ किया है कि जो नॉर्मली ग्रो कर रहा है बच्चा, ज़ाहिर है वो एक मेन स्ट्रीम स्कूल में भी जाता है, वो उसी तरह से खेल में भी हिस्सा लेता है और हर चीज़ में ज़ाहिर है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन ये बच्चे चूँकि इनका जो डेवलपमेंट है वो तो हर उसमें डोमेन में डिलेड डेवलपमेंट है, तो ये उस तरह से नहीं आगे बढ़ सकते हैं। इनको बहुत फोकस्ड इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट चाहिए होता है। और फिर आप जैसे टेक्निकल लोग जाके बताएंगे पॉलिसी मेकर्स को, तो उससे फ़र्क पड़ेगा। और उसमें जो सिस्टम में हम तब्दीली लाना चाह रहे हैं, पॉलिसी में तो है, इंक्लूसिव एजुकेशन की पूरी पॉलिसी है, सूबों में भी है, नेशनली भी है, लेकिन ग्राउंड पे रियल सिचुएशन में वो पॉलिसी कितनी इम्प्लीमेंट होती है, उसका असर बच्चे पे कितना होता है, वो हमें थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। और आप जैसे लोग उस पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऑलरेडी भी आप कर रही है, कितनी सारी ज़िंदगियों को आपने
पॉजिटिवली किया है, इम्पेक्ट किया है। तो इसी तरह से आप अगर थोड़ा सा जाके पॉलिसी मेकर्स के साथ इंगेज होंगे डिस्कशंस में, प्रेजेंटेशंस देके, तो आप और भी बहुत बेहतर कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। बहुत अच्छी बात की आपने खतीजा जी। जैसे आपने कहा कि हमारी जो सीएम है वो इन चीज़ों में इंगेज हो रही हैं और वो इंटरेस्ट शो कर रही हैं। आई विश कि आपके ही प्रोग्राम से मेरी आवाज़ उन तक ज़रूर पहुँचे और ये जो हमारा पार्ट है इसके ऊपर वो स्पेशल अटेंशन दें। बिकॉज जिससे मैंने आपको ये बताया कि हम प्राइवेटली अपना थोड़ा थोड़ा सा काम कर रहे हैं और जिस तरह से गवर्नमेंट के कुछ या कुछ अथॉरिटी मेकर्स हैं यहाँ पर कि जिनकी अटेंशन यहाँ होनी चाहिए कि अगर कोई इंसान इस तरह से काम कर रहा है तो वो उनको सपोर्ट करना है। बिल्कुल। क्योंकि आए दिन आपको पता है पाकिस्तान का एक सिस्टम है कि कभी एलडीए आ गया, कभी कोई और ऑफिस आ गया, कभी कोई आ गया और आप इन्हीं ही चीज़ों में उलझे रहते हैं। तो जो कोई काम कर रहा है उसको भी ये डीमोटिवेशन की तरफ ले जाते हैं। तो आई वुड रियली अप्रिशिएट कि अगर मेरी आवाज़ मरियम साहिबा तक पहुँचती है और वो इन बच्चों के लिए कुछ करना आगे हमारे साथ उस पर साथ दें और हमें सपोर्ट भी करें कि जैसे मैंने आपको बताया कि इन फैमिलीज़ के लिए हमें आसानी पैदा करनी है कि हम इनको कैसे लेके चल सकते हैं। औरतों के लिए वो बहुत कुछ कर रही हैं लेकिन इन माओं के लिए भी करें जी, लोग हमेशा इस तरह के मुश्किल में फंसी जी इस तरह की मुश्किल में हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि दिस इज़ वेरी कॉस्टली। जब आप गवर्नमेंट की बात करते हैं नो डाउट उनको थेरेपी मिल रही हैं, बड़े अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स भी हैं जहाँ पे गवर्नमेंट लेवल के ऊपर उनको थेरेपी भी मिल रही होगी, लेकिन वहाँ पर बच्चों की टर्न इतनी जल्दी नहीं आती। उनको हफ्तों इंतज़ार करने पड़ते हैं। वो इतना लंबा आपको वेटिंग लिस्ट होता है कि अगर आप 15 दिन में एक दफ़ा या हफ्ते में एक दफ़ा बच्चे की थेरेपी करवा रहे हैं तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, तो रेगुलर होना चाहिए। रेगुलर होना चाहिए और टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने ये पहले भी अर्ज़ किया कि उनकी ट्रेनिंग आम स्कूल्स के अंदर इंक्लूजन को एक इंटीग्रल पार्ट होना बहुत ज़रूरी है उनका। और हॉस्पिटल्स में जो डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियंस है वो मेरे ख्याल में ऐसे बच्चों को ट्रीट करते हैं। तो हमारे मुल्क में कितने होंगे डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियंस जो इस तरह के बच्चों को फोकस करते होंगे? देखिए हमारे मुल्क में तो आपको पता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की जब हम बात की जाए तो वो भी काफ़ी निगलेक्ट हो जाते हैं। तो ये बच्चे तो फिर बहुत एक साइड पे आ जाते हैं क्योंकि इन पे बात ही नहीं होती। हम और तरह के मुआशी बुरहान की या और बहुत सी हम अपने क्राइसिस की बात करते हैं लेकिन इनकी कभी बात नहीं करते। और वही बात है कि जब जैसे जैसे बच्चे ये बड़े होते जा रहे हैं ये तो सिर्फ अपने घरों के अंदर कन्फाइंड हो जाते हैं। बिल्कुल। पेरेंट्स तो इन्हें बाहर नहीं निकालते। अगर मैं अपनी माँ की बात करूँ तो शी वॉज अ बैंकर, शी वॉज हाईली एजुकेटेड वुमेन, लेकिन उसमें क्या हुआ कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्किल्स भी उन्होंने लूज की ऐसे बच्चे की परवरिश करते हुए सिर्फ अपने आप को उन्होंने घर तक महदूद कर लिया। बिल्कुल। और गवर्नमेंट से वो सपोर्ट उनको नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट से सपोर्ट भी नहीं मिला और देखिए अवेयरनेस भी नहीं थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट 27 ईयर्स बैक पाकिस्तान में यहाँ पर इस तरह की अवेयरनेस नहीं थी। अभी आपके ख्याल में है अवेयरनेस है? अवेयरनेस क्रिएट हो रही है ऐसे चैनल से जिस तरह आप लोग इस पे काम कर रहे हैं, बाकी लोग इस पे काम कर रहे हैं, हम खुद सोशल मीडिया पे जाते हैं। इस तरह से अवेयरनेस कैंपेन्स कर करके अवेयरनेस क्रिएट हुई है और लोगों को पता चलना शुरू हुआ है। और फिर ऐसे बच्चों की तादाद आपके ख्याल में कोई है, कोई स्टेटिस्टिक्स है पाकिस्तान में कि ऐसे बच्चे कितने हैं, इनकी तादाद में इजाफा हो रहा है या इनकी तादाद में कमी हो रही है? देखिए अगर यहाँ पर हमारी पॉपुलेशन में कितने बच्चे हैं वो तो किसी को नहीं पता। अच्छा। और आए दिन ये बच्चों की रेशो ज़्यादा होती जा रही है। आने वाले सालों में आप ये देखें फिर तो हमारे हर घर में एक बच्चा ऐसा है। अच्छा। और अगर हमारे सिस्टम्स ही तैयार नहीं है, हम इंक्लूजन की तरफ नहीं जा रहे हैं तो हम अपने बच्चों को किस तरह से आगे लेके चलेंगे? हमारी आने वाली जनरेशन के लिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अगर स्क्रीन पे बिठा के बच्चों के अंदर इस तरह सिम्टम्स भी आ रहे हैं सब कुछ और बच्चे इतने ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, हम बच्चों की इस तरह से ग्रूमिंग नहीं कर पा रहे हैं या हमारा एजुकेशन सिस्टम पीछे है तो हम बच्चों को आगे किस तरह से लेके चलेंगे? हमारी रिसर्चेज बहुत वीक हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में उस लेवल का काम नहीं हो रहा। प्राइवेटली अगर आप देखें तो हम बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम कर रहे हैं, उन बच्चों की क्लिनिकल प्लेसमेंट्स करते हैं, उन बच्चों को सिखाते हैं। अच्छा। बट वो आप प्राइवेटली काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलती तो इवेंचुअली क्या होता है, आप पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले जाते हैं। आपकी एक स्किल है, आपने अपने पर इन्वेस्ट किया होता है, आपने अपनी एजुकेशन को ग्रूम किया होता है, कल को ये होता है आप भी छोड़ के चले जाते हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए कौन काम करेगा? बिल्कुल। फिर तो हम और बहुत पीछे चले जाएंगे। नहीं, वो आप जैसे लोग तो बहुत थोड़े हैं मुल्क में जो इस इशू पे काम कर रहे हैं, इस मसले पे कर रहे हैं, और आप भी हमें छोड़ के जाएंगे तो फिर पीछे हमारा तो हाल ही बुरा होगा। बाज़ ये होता है ना कि पीपल लेफ्ट यू विद नो चॉइस। तो अगर आपको कोई सारा एक साइड पे एक सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हम सब ने मिल के आगे चलना है। बिल्कुल। जैसे मैंने अर्ज़ किया इंक्लूजन का भी,
तो अभी हम जो मेजर ऑब्स्टिकल देखते हैं वो यही देखते हैं कि टीचर्स की ट्रेनिंग करवाने को सिस्टम तैयार नहीं है। पॉलिसी मेकर्स की आपने बात की, तो मुझे ये लगता है पॉलिसी में ये चीज़ शामिल होनी चाहिए कि हम आम नॉर्मल स्कूल्स के अंदर जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं उनकी टीचर्स की एक वो बनाएं कि प्रॉपर उनकी ये वर्कशॉप्स होनी चाहिए, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स होने चाहिए कि हमारे बच्चों की नीड्स को उन्होंने किस तरह से कैटर करना है। क्योंकि ये नहीं होता कि आप एक क्लासरूम के अंदर बच्चे को बस भेज देते हैं। आजकल अगर सिस्टम में इंक्लूजन दे रहे हैं तो वो एक शेडो टीचर के साथ एक बच्चे को इंक्लूजन में भेज देते हैं, जो कि शेडो टीचर उस किस बैकग्राउंड से आती है, उसकी क्या एजुकेशन है, बच्चे को किस तरह से लेके चल रही है। शेडो टीचर क्या है ये भी बताएं हमें। शेडो टीचर क्या है, मैं तो ये कहूँगी कि शेडो टीचर जो है वो परमानेंटली आप बच्चे को डिपेंडेंट कर देते हैं। क्योंकि देखिए ऑटिज़म के लेवल होते हैं, ऑटिज़म में हमारे हाई फंक्शनिंग बच्चे भी हैं, हमारे आप ये कह लें कि माइल्ड भी हैं, मॉडरेट भी हैं, स्वेयर भी हैं। लेकिन मैंने बहुत से अपने बच्चे इन सिस्टम्स के अंदर देखे हैं कि अगर वो हमारे बच्चे माइल्ड भी हैं उनके साथ भी आपने कोई ना कोई शेडो टीचर लगा दिया होता है। अब वो हर वक्त बच्चे के साथ क्लिंग है, उस बच्चे का तो फिर वो अच्छा नहीं है, बच्चे को हमेशा सपोर्ट नहीं देना चाहिए। आप क्या सजेस्ट करती हैं? देखिए, अगर मेरे बच्चे की कैपेबिलिटी है और अगर मेरा बच्चा पॉलिश हो सकता है तो हमें अपने बच्चे को उस तरह से ट्रेन करना है। अभी तक हमने जितने बच्चे अपने मेन स्ट्रीम किए हैं दे आर नॉट गोइंग विद एनी शेडो टीचर। वो इंडिपेंडेंट हो गए, वो इंडिपेंडेंट जा रहे हैं। बल्कि पेरेंट्स जो हमें सुन रहे हैं, जो यहाँ से कराची या दूसरे शहरों में मूव हो चुके हैं, और इंशाल्लाह बहुत से बच्चे हमारे मूव हो भी रहे हैं, अभी आने वाले टाइम में भी मूव हो जाएंगे, तो हम इंडिपेंडेंट भेजते हैं। हम बच्चे को तभी मेन स्ट्रीम करते हैं जब वो बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है। ओके, वेरी गुड। लेकिन हमारे सिस्टम में शेडो टीचर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हम अपनी टीचर को इस तरह ट्रेन करते हैं और हम स्मॉल ग्रुप में उस बच्चे को लेके चलते हैं। क्योंकि बाकी स्कूल्स में आपने ये देखा है कि बच्चों की तादाद ज्यादा है। हमने इसी वजह से तादाद कम की है, 4:1 किया है, 10:3 किया है, इस तरह से कि आहिस्ता आहिस्ता आप किस तरह लेके चल रहे हैं। नहीं, हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में तो क्लासरूम्स में 60 भी बच्चे होते हैं एक टीचर के लिए। फिर वो तभी इंक्लूजन पे काम नहीं हो सकता। बिल्कुल, मुझे ये लगता है कि स्कूल भी है, नहीं गवर्नमेंट किसी एक उससे शुरू कर सकती है। गवर्नमेंट के स्कूल्स में छोटे स्कूल्स भी है और कुछ बड़े स्कूल में ढेर सारे टीचर्स भी है, तो काम किया जा सकता है। ऐसा भी नहीं है कि हर स्कूल में 60 बच्चे एक क्लास में हैं। तो देखें, आप और मैं भी हम बचपन से ट्रेंड हुए हैं, हमें हर चीज़ पे ट्रेंड किया गया है। स्कूल कैसे जाना है, खाना कैसे खाना है, होमवर्क कैसे करना है, कपड़े कैसे पहनने हैं, हमने अपनी जो लाइफ स्किल्स हैं उस पर किस तरह काम करना है, मुंह हाथ कैसे धोना है, ये सारी हमारी ट्रेनिंग है। तो हमारी टीचर्स को भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि इन बच्चों की नीड्स को समझने की ज़रूरत है। जी, आपने टीचर्स की ट्रेनिंग की बात की। टीचर्स पे जाने से पहले पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स की जो आप कैपेसिटी बिल्ड करती है उस पर थोड़ा बात करें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप पेरेंट्स को सिखा सकते हैं ताकि वो इस तरह के बच्चों का ख्याल रख सके, उनको केयर दे सके। उस पे बात करें। उसके बाद फिर आप टीचर ट्रेनिंग की बात करिए, तो कौन सी स्पेसिफिक ट्रेनिंग है जो टीचर्स को हासिल करनी चाहिए? देखिए, वी ऑलवेज वर्क इन कोलैबोरेशन विद द पेरेंट्स, कि ये दिस इज़ अ ट्रायंगल, जहाँ पर चाइल्ड है, पेरेंट है और टीचर है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम दोनों का, मेरा भी और मेरी टीचर का जो सेंटर पॉइंट होना चाहिए वो मेरा बच्चा होना चाहिए। अगर मैं एक काम स्कूल में कर रही हूँ और पेरेंट घर पे नहीं कर रहा तो भी उसका फ़ायदा नहीं है। क्योंकि इन बच्चों की, देखिए, ऑटिज़म का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, ऑटिज़म की ट्रेनिंग होती है। वो चाहे आप उनकी एजुकेशनल ट्रेनिंग करें, वो चाहे आप उनकी लाइफ स्किल्स के ऊपर काम करें, या जिस तरह से भी करें। अब ये बच्चे तो वो हैं कि इनिशली तो इनको आपने अपना मुंह धोना, खाना खाना, अपना काम करना, पेंसिल पकड़ना, हर चीज़ आपने सिखानी है और बार बार सिखानी है। ये इस तरह से नहीं है कि आपने एक दफ़ा कर दिया और यू विल एक्सपेक्ट कि बच्चा इंडिपेंडेंटली सब कुछ कर रहा है। एक टाइम लगता है उसकी ट्रेनिंग के ऊपर, उसको आपने बार बार करवाना है, उसकी रूटीन में लेके आना है। इसी को तो हम IEP कहते हैं, दैट इज़ इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान। सिर्फ उस एक बच्चे का प्लान है जिसके अंदर आप उसकी स्पीच पे भी काम कर रहे हैं, उसकी ऑक्यूपेशन थेरेपी पे काम कर रहे हैं, उसकी फाइन मोटर पे, उसकी ग्रोस मोटर पे, फिर उसकी एकेडमिक्स पे, कि वो बच्चा क्या कर रहा है। तो दिस इज़ अ टीम वर्क। अगर आप इंक्लूजन की बात करते हैं तो उसके अंदर भी आपके स्कूल के अंदर ये फैसिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर कोई भी इस तरह के आप सेटअप्स हैं तो उनको मोनीटर करें कि क्या वो हमारे बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंगली हैं,
क्या जो प्रोफेशनल्स वहाँ पे काम कर रहे हैं क्या वो वाकई स्पीच थेरेपिस्ट है, क्या वो वाकई ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट है, क्या वो वाकई बिहेवियर टेक्नीशियन है, उनको पता है कि हमने किस तरह से काम करना है, अकाउंटेबिलिटी क्या है वहाँ पर। बिल्कुल। सिर्फ ये नहीं है कि आपने इंक्लूजन का एक बोर्ड लगा दिया, आपने कोई भी टीचर पकड़ दिया और उसके साथ एक बच्चा बिठा के आपने कह दिया कि मैं इंक्लूजन पे काम कर रहा हूँ। हमारे मुल्क में इस तरह के थेरेपिस्ट ट्रेन होते हैं? है कोई अपॉर्चुनिटी, ट्रेनिंग सेंटर या इदारा जो इस तरह की ट्रेनिंग देता है? देखिए अभी तक तो कोई बोर्ड इस तरह का नहीं बना। ओके। बहुत से लोग काम कर रहे हैं जो BCBAs हैं यहाँ पे, वो इस कोशिश में हैं कि वो एक यहाँ पर बोर्ड को फॉर्मुलेट करें जो कि मोनिटर कर सके। बिल्कुल। क्योंकि ये नहीं है कि आपने सिंपल कोई BA कर लिया साइकोलॉजी में या BSc कर लिया या आपने MSc कर लिया, उसके बाद आप कहें कि आप साइकोलॉजिस्ट भी बन गए और आप इन बच्चों पे काम कर सकते हैं। नो, दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ एन इलीगल प्रैक्टिस। आप उसमें नहीं जा सकते। आपने एक प्रॉपर चैनल के थ्रू काम करना होता है और फिर ट्रेनिंग्स बहुत ज़रूरी है। ये बहुत स्पेशलाइज्ड एरिया है ना, इसका प्रॉपर लाइसेंस, जिस तरह से डॉक्टर्स के पास डिग्री होती है, लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे आपने कहा कि पेरेंट्स के लिए अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है कि आप ऑनलाइन जाके उस इंसान का क्रेडेंशियल चेक करें, क्या वाकई उसके पास लाइसेंस है, क्या वो इस काम को करने के काबिल है, क्या उसकी इतनी क्वालिफिकेशन है जिसके हाथ में मैं अपना बच्चा दे रहा हूँ, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है। आप ऐसे तो नहीं होता कि आपके अगर सर में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सर में दर्द है, आप न्यूरो के डॉक्टर की बजाय आप जाके आप कहें कि मैं मैदे के डॉक्टर को दिखा रहा हूँ। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि हर इंसान की अपनी एक स्पेशलाइज फील्ड है। आपको पेरेंट्स को उसका क्रेडेंशियल चेक करना बहुत ज़रूरी है। एक तो पेरेंट्स वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं, लेकिन फिर घर में पेरेंट्स, जैसे आपने कहा कि ये एक ट्रायंगल में आप लोग काम करते हैं, बच्चे हैं, टीचर्स हैं, उनके थेरेपिस्ट्स हैं और फिर पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स को ये स्किल सिखाना कितना ज़रूरी है और ये कैसे सीखेंगे पेरेंट्स? देखिए इनके लिए तो पेरेंट्स की ट्रेनिंग का तो कोई है ही नहीं, हमारे मुल्क में निज़ाम ही नहीं है, तो कैसे हमारे पेरेंट्स को ये स्किल्स आएंगे? ये जैसे हम कहते हैं ना कि कतरा कतरा समुद्र बनता है, तो हर इंसान अपनी काविश करता है। अब जैसे हम पेरेंट्स की ट्रेनिंग करते हैं, आई विश के वही अगेन हम उसी बात पे आ जाते हैं, आई विश के पेरेंट्स की ट्रेनिंग हो और ज़्यादा से ज़्यादा हो। क्योंकि देखें, जिस माँ का एक बच्चा घर में इस तरह से है जिसको उसने ट्रेन करना है, आपको पाकिस्तान के सिस्टम का बहुत अच्छी तरह पता है। बहुत सी फैमिलीज दे आर जॉइंट फैमिली सिस्टम, बिल्कुल ठीक है। उसके अंदर माँ खाने भी पका रही है, माँ घर के बाकी काम भी कर रही है, माँ उस बच्चे को भी देख रही है। अगर बच्चा टॉयलेट ट्रेन नहीं है तब तो उस माँ की जो मेंटल हेल्थ है वो तो आप पूछें भी ना कि उसकी अपनी वेलबींग क्या है, उसकी कोई वेलबींग नहीं है। बिल्कुल। उस मदर की काउंसलिंग होना भी बहुत ज़रूरी है। और हमारे पेरेंट्स को ये बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि द चाइल्ड इज़ नॉट द ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मदर। बिल्कुल। उन्होंने इक्वली उसके अंदर पार्टिसिपेट करना है, फादर ने भी करना है। और वही जो हमारे पाकिस्तान का कल्चर है उसके अंदर तो बाप समझता है कि बच्चा सिर्फ माँ की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। हमने दोनों माँ बाप को इकट्ठा लेके चलना होता है, दोनों की कैपेसिटी हमने बिल्ड करनी है। और इन बच्चों की रूटीन बनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे हमने बात की थी कि देयर इंटरेस्ट आर वेरी इंटेंसिव एंड हाईली फोकस्ड, तो उनकी रूटीन ऐसी होनी चाहिए। वो बच्चे अपसेट होते हैं, उनकी रूटीन आगे पीछे होती है। उनकी रूटीन अगर सोने जागने की रूटीन अपसेट है, आपने देखा होगा हमारी आए दिन जिस खाने पका रही हैं माँ, गैदरिंग्स होती हैं, मेहमानदारी हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होती है, तो वो माँ इतनी बिजी रहती है तो वो बच्चे को क्या टाइम दे पाएगी। बिल्कुल। तो माँओं को इस चीज़ के लिए भी हमें ट्रेन करने की और पूरी फैमिली को ट्रेन करने की बहुत ज़रूरत है कि इस बच्चे को थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। अगर पेरेंट्स समझते हैं तो बाज़ औक़ात जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनकी तरफ से आप बहुत ज़्यादा फिर पेरेंट्स भी सफ़र करते हैं कि हमारी सास नहीं एक बात को समझ रही, या मैं जॉइंट फैमिली में सिस्टम में रहती हूँ, अगर मैंने ये प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है तो मेरी जो साथ रहने वाले बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं वो नहीं कर रहे, तो उस बच्चे को समझें कि उसकी क्या नीड है, हमने उसके अकॉर्डिंगली चलना है। बिल्कुल। तो पेरेंट्स की ट्रेनिंग तो देखें हम तब करें जब हम सारे सेम पेज पे हों। बिल्कुल। पेरेंट्स तो अपने एंड पे अगर अपना पार्ट प्ले करता है तभी बहुत से बच्चे हैं जो मेन स्ट्रीम चले भी गए हैं। खतीजा जी, नॉट एवरी चाइल्ड कैन बी मेन स्ट्रीम। हमें पेरेंट को ये भी समझाना पड़ता है कि आपका बच्चा इस लेवल पे है। अगर मैं अपने भाई की बात करूं तो देखें ही एज ऑन मॉडरेट टू स्वेयर लेवल। उनको सब्सटेंशियल सपोर्ट रिक्वायर्ड थी बहुत ज़्यादा, कि वो डे टू डे के अपने इजी से इजी टास्क भी नहीं कर सकता था।
और जब हमें पता चला कि ऑटिज़म क्या है, तब तो उन्होंने अपनी लाइफ का एक मेजर पार्ट वैसे ही लूज़ कर दिया था। अच्छा। उनका टाइम ही गुजर गया था। उनकी टॉयलेट ट्रेनिंग ही 17-18 साल में शुरू हुई थी। अच्छा। क्योंकि टॉयलेट ट्रेनिंग तो फिर बहुत बड़ा एक कहने के टॉपिक है, जिसके ऊपर हम प्रोफेशनल्स भी बात नहीं कर रहे होते। बिल्कुल। लेकिन मुझे ये पता है कि जिस तरह से मेरी माँ ने सफ़र किया है कि अगर आपका बच्चा टॉयलेट ट्रेनिंग है और जगह जगह वो पूप कर रहा है, पी कर रहा है, तो ऐसी माँ की क्या ज़िंदगी रहती है कि वो बार बार साफ़ कर रही है और फिर उसको खुद नहीं पता कि मैंने इस बच्चे को ट्रेन किस तरह से करना है और कब से वो ट्रेनिंग शुरू करनी है, कब से शुरू करनी है, क्योंकि इन बच्चों की तो अब सेंसरी नीड्स भी 17-18 बहुत साल है। में उस बच्चे की ट्रेनिंग तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है ना। उसकी ट्रेनिंग की तो एज बहुत शुरू से ही आपने उसमें आदत डालनी होती है। हमने डालनी भी है और हमने अपनी जो हमारी यूथ आजकल आ रही है इस फील्ड की तरफ भी, आई एम वेरी ग्लैड कि अब मैं मेल्स को देखती हूँ कि वो भी आ रहे हैं, वरना पहले तो फीमेल ही साइकोलॉजी पढ़ लेते थे। तो आई रियली फील प्राउड ऑफ देम कि वो आ रहे हैं और वो अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। थेरेपी में भी मेरे ख्याल में अपना पार्ट प्ले करेंगे। जी, वो अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं और बहुत अच्छे से भी, बहुत से प्रोफेशनल्स हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेहनती है हमारी कौम। अगर हम ये इसको जिम्मेदारी समझ के करें कि हमने इन बच्चों के लिए करना है, तो हमारी कौम मेहनती है और हम इस पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच सादिया जी। मैं चाहूँगी कि आप काइंडली कुछ की मैसेजेस दे दें एज ए नेशन, हमें क्या करना है, किस तरह से इन बच्चों को आइडेंटिफाई करना है और इनका ख्याल कैसे रखना है। गवर्नमेंट के लिए आप कुछ दे दे मैसेजेस कि गवर्नमेंट क्या कर सकती हैं, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये भी उसी तरह से इस सिस्टम का, इस सोसाइटी का हिस्सा है जिस तरह बाकी जो नॉर्मली ग्रो कर रहे वो बच्चे हैं। तो कुछ की मैसेजेस दे दे जो हम याद रखें और उस पर अमल भी करें। आपने ढेर सारी बातें तो की है, बहुत कीमती बातें की है, लेकिन मैं चाहूँगी कि कुछ टेक अवेज हो। बहुत शुक्रिया खतीजा जी आपका। दोबारा से मैं ये कहूँगी कि आपने ये प्रोग्राम जिस तरह से अरेंज किया, और पेरेंट्स के लिए भी और जो लोग सुनेंगे भी, आई होप एंड आई विश कि उन तक ये बात भी पहुँचे और इस पे हम आगे काम भी करें, हमारी सोसाइटी मिलके चले और इंक्लूजन पे काम करें। क्योंकि अगर हम इन बच्चों की जिस तरह से बात करते हैं, तो क्लासरूम एनवायरनमेंट के अंदर भी इनको जिस तरह फ्रीक्वेंट ब्रेक चाहिए, असिस्टिव टेक्नोलॉजी होना बहुत ज़रूरी है। उसकी जब हम बात करते हैं तो वो वहाँ पर ये होता है कि कुछ स्पीच टू टेक्स्ट हमारे कोई भी सॉफ्टवेयर होते हैं या टेक्स्ट टू स्पीच के होते हैं, क्योंकि बच्चे बोल नहीं पाते। तो कई बच्चे होते हैं जो बोल के और आगे रिटर्न में कुछ समझा पाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ कोई भी इस तरह का जेस्चर देते हैं या टाइप करते हैं और आपको बात समझा सकते हैं। उसके लिए उनकी फिर ट्रेनिंग और चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। तो अगेन जब आप इस बात की तरफ आते हैं तो बार बार आप जाके ट्रेनिंग की तरफ ही रुकते हैं कि आपकी ट्रेनिंग, आपकी एजुकेशन, आपकी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। और प्लस इनको सोसाइटी का एक अहम हिस्सा समझना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। वरना तो ये बच्चे घरों में ज़िंदगियाँ गुजार देंगे और उसी तरह से है कि पैदा हुए हैं 30-40 साल के होंगे और बस सब ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो जब हम ऑटिज़म की बात करते हैं, सिर्फ ऑटिज़म नहीं है, इसमें ADHD है, बच्चे जैसा हाइपर हैं, बहुत सी और चीज़ें होती हैं। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है इनकी नीड्स क्या है। जब हम उनकी नीड्स को समझ जाते हैं, उनको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से लेकर चलते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आपके और मेरे लिए भी बहुत अहम है। कोई हमें पॉजिटिवली जिस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, हमारा दिल करता है हम बार बार उसकी बात सुनें। हमारा दिल करता है हम बार बार उस तक जाएं, उनके साथ एक कनेक्शन को बिल्ड करें। और इन बच्चों की सारी ट्रेनिंग में ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का बहुत कमाल है। एप्रिसिएशन और सोशल प्रेज हो, उनकी स्किल्स पे काम हो, उन बच्चों को बार बार दिखा सकें या उनको समझा सकें सोशल स्टोरीज़ के थ्रू कि हम सब आपके दोस्त हैं, हम सब आपके लिए हैं, हम सब इन फैमिलीज़ के लिए हैं। और जो दूसरे स्कूल हैं, मेरी बार बार ये रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ हमारे बच्चों के लिए अपने दरवाजे खोलें, हमारे लिए, क्योंकि मैं भी इसी सिस्टम का एक पार्ट हूँ। हमारे लिए, इन बच्चों के लिए ज़िंदगियों को आसान करें, उनके दोस्त बनाएं। आपके जो स्कूल हैं उनके लिए, जैसे आपने कहा कि कोई टेक अवे होना बहुत ज़रूरी है, तो आज के लिए टेक अवे होगा कि हम अपने बच्चों के अंदर, अपने स्टूडेंट्स के अंदर, स्कूल के जो बच्चे हैं उनके अंदर इंक्लूजन को प्रमोट करें, उनको बताएं, क्योंकि वो हमारी यूथ है, वो आने वाला हमारा फ्यूचर है। और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर अगर आप कोई भी इस तरह की बच्चों के लिए कोई फाइनेंशियल एड देते हैं,
तो उसकी अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। ओके। आप ये देखें कि ठीक है, अगर सीएम दे रहे हैं या जो भी दे रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए क्या ये राइट टाइम पे राइट पर्सन तक ये हमारी एड पहुंच भी रही है या नहीं। क्योंकि सिर्फ अनाउंस कर देना या ये बता देना हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट इनफ। हमें आगे देखना है क्या वाकई आपने अगर ऐसे अदारे खोल भी दिए हैं, आपने अव्वल तो हमारे पास इतनी स्पेस ही नहीं है। इन बच्चों को बहुत ज़्यादा स्पेशियस चीज़ों की ज़रूरत होती है। इनकी हर तरह की हॉर्स राइडिंग बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, स्विमिंग बहुत अच्छी है, इस तरह की एक्टिविटीज़ की ज़्यादा स्पेस हमारे पास हो ताकि हम बच्चों की इन एक्टिविटीज़ के लिए कोई ना कोई प्लानिंग कर सकें। तो अगर गवर्नमेंट इतने बड़े बड़े गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए एलोकेट कर रही है जगह, तो उनको ये देखना चाहिए कि इन बच्चों के लिए क्या है, इतनी स्पेशियस क्या बिल्डिंग्स हैं जो ये हम अपने बच्चों को बाहर लेके निकलें और उनको आहिस्ता आहिस्ता सिखाएं कि आप कहाँ ये हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपनी स्पेस को। तो गवर्नमेंट तो बहुत ज़्यादा पार्ट प्ले कर सकती है। ये मेरी अगेन रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी सीएम साहिबा मरियम साहिबा इतनी वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही हैं, तो माँओं की मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, क्योंकि माँ ही है जिसने अपनी पूरी फैमिली को लेके चलना होता है, जिसने इस बच्चे को लेके चलना होता है, और वही आगे इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कर सकती है। बिल्कुल। तो जो प्राइवेट सेटअप्स काम कर रहे हैं उनको तंग ना किया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए, ताकि देखें गवर्नमेंट टीचर शायद उनकी ट्रेनिंग्स अभी उस लेवल की ना हुई हो, बहुत से लोगों की हो भी जाती है, लेकिन शायद उस तरह की उनकी एजुकेशन या वो लेवल ना हो जो प्राइवेट लोग जाते हैं और अपने ऊपर सेल्फ इन्वेस्टमेंट करके आते हैं। बिल्कुल। तो अगर हमने सेल्फ इन्वेस्टमेंट की है तो हमने इन बच्चों के लिए की है। बिल्कुल, कोई इनिशिएटिव लिया तो जाहिर है ये बच्चों के लिए। जी बिल्कुल। और पेरेंट्स के लिए ये एक मैसेज है कि इन बच्चों को आपने ही आगे लेके जाना है, फादर ने भी और मदर ने भी, दोनों ने तो मिलके। इन बच्चों जी दोनों ने, तो इन बच्चों को घरों में बंद ना करें, इनको बाहर निकालें, इनको सोसाइटी का आपने ही हिस्सा बनाना है, वरना ये बहुत पीछे चले जाएंगे। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। थैंक यू आपके टाइम का, आप ऑल द वे लाहौर से यहाँ आई, और इंशाल्लाह फिर हम आपसे इसी तरह की गुफ्तगू करते रहेंगे और आपका जो इतना अच्छा काम है उसके बारे में लोगों को बताते रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। The pleasure is all mine. Thank you.